हेलो एवरीवन, आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10 बायोलॉजी के सारे डायग्राम्स डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, प्री बोर्ड्स हो गए, दिसंबर एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, इनसे हटके और कोई भी डायग्राम आपसे नहीं पूछा जाएगा, ड्रॉ करने को नहीं आएगा। यानी कि इस वीडियो में हम सारे डायग्राम्स कवर करने वाले हैं फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी विद एक्सप्लेनेशन। यानी कि सभी डायग्राम्स का एक्सप्लेनेशन, लेबलिंग मैं आपको साथ साथ समझाने वाला हूँ। ठीक है, आप जानते हो कि आपके 3 मार्कर और 5 मार्कर जो क्वेश्चन आते हैं आपके साइंस के एग्जाम में, उनमें डायग्राम बनाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डायग्राम बनाओगे, अगर मेंशन ना भी हो तब भी अगर आप डायग्राम बना दोगे तो आपको मतलब फुल में से फुल मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। होता है कि 5 मार्क का क्वेश्चन है, हमें 4.5 मिलते हैं, 4 मिलते हैं। वहीं अगर आप डायग्राम बना दोगे तो 5 में से 5 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, अगर आपकी थ्योरी सही है तो। ठीक है, स्टार्ट करें। लाइफ प्रोसेस हमारा पहला बायोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, उसका ये पहला डायग्राम आ जाता है ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटल पोर का डायग्राम। समझते हैं, इसकी लेबलिंग देखते हैं। देखो, ये आपका क्लोज स्टोमेटल पोर है, ये आपका ओपन स्टोमेटल पोर है, हमें दिख रहा है साफ साफ। इसमें लेबलिंग देखते हैं। ये जो आपको 2 ब्लैक कलर का बीन शेप दिख रहा है, दिस इज नोन एज दी गार्ड सेल्स। यानी कि गार्ड करते हैं, किसको गार्ड करते हैं? स्टोमेटल पोर को गार्ड करते हैं। और अब इन गार्ड सेल्स के अंदर आपको ये सर्कल शेप ऑर्गेनेली दिख रही होगी, इनको हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज दी क्लोरोप्लास्ट। आप देख सकते हो, दिस इज नोन एज दी क्लोरोप्लास्ट। और अब इसके अंदर जो स्पेस है, दिस इज दी स्टोमेटल पोर, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। यानी कि जो आपकी ऑक्सीजन गैस है वो एक्सहेल होती है और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो प्लांट इनहेल करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला डायग्राम ये आपका एमोइबा का न्यूट्रिशन का डायग्राम है। इसमें देखो, ये आपका फूड पार्टिकल आपको दिख रहा होगा, ये एमोइबा है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब देखो कैसे जो एमोइबा है वो धीरे धीरे अपने जो सूडोपोडियस को एक्सटेंड करता है और फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है। ये डायग्राम आप स्टेप वाइज अगर आप नोटिस करोगे, देखो सबसे पहले जो सूडोपोडिया इसने एक शेप बना ली कैप्चर करने वाले फूड के पार्टिकल को, फिर ये धीरे धीरे पूरा सर्कल शेप बन जाता है और जो फूड पार्टिकल है अब वो फाइनली जो आपका एमोइबा का पूरा क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर आ चुका है, इंगल्फ हो चुका है। तो इसने से इंगल्फ कर लिया है। अब धीरे धीरे जो आपका एमोइबा है वो इसमें एंजाइम सीक्रेट करना चालू करता है ताकि जो फूड पार्टिकल है वो डाइजेस्ट होना चालू हो जाए और फाइनली फिर वो उसे डाइजेस्ट कर लेता है और जो फिर आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसे वो एक्सपेल आउट कर देता है। ठीक है, तो 4 स्टेप्स हैं, आपको याद रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला डायग्राम है ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम। इसमें अगर आप देखो पूरा स्टेप वाइज देखो, ये आपका पूरी माउथ है, माउथ से आप फूड को इंजेस्ट करते हो, इंजेक्शन, एंड फिर यहां से जाता है इसोफेगस के थ्रू, जाता है कहां पे? स्टमक में। स्टमक में फिर आपके एंजाइम्स प्रेजेंट है, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, पेप्सिन प्रेजेंट है, वो फूड का डाइजेस्ट करता है। फिर उसके बाद वो जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द फाइनल प्लेस जहां पे आपका डाइजेशन होता है। वहां से आपका देखो जो आपका लिवर है, लिवर से सिक्रीशन कौन सा आता है? बाइल जूस का सिक्रीशन आता है, क्योंकि लिवर में क्या प्रेजेंट है? गैल ब्लैडर प्रेजेंट है और ये बाइल को स्टोर करता है। सो बाइल डक्ट के थ्रू बाइल आता है। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे लिवर है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आता है, ट्रिप्सिन हो गया, जिससे आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनका डाइजेशन होता है। फिर जो आपका मटेरियल है वो आपके देखो ब्लड में, जो यूजफुल मटेरियल है वो तो ब्लड में जाता है और जो यूजफुल मटेरियल नहीं है यानी कि जो अनयूजफुल मटेरियल है वो आपकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू दी एनस। ठीक है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर एनस के थ्रू जो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो एक्सपेल आउट हो जाता है फ्रॉम दी बॉडी। तो ये डायग्राम आपको पूरा याद रखना है। लेबलिंग आप देख लो, ये आपकी देखो सबसे पहले ऊपर ये आपका डायफ्राम है। ठीक है, ये आपका लिवर है, इसके नीचे आपका स्टमक है, उसके नीचे आपका क्या है? पैंक्रियास है, उसके नीचे ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये आपका एनस है। तो ऐसा वो पूरा याद रख लेना है जो आपका डायग्राम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला डायग्राम ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले लेबलिंग देखते हैं ध्यान से। नेसल पैसेज यानी कि नाक से जो आप इनहेल करते हो एयर, कौन सी एयर इनहेल करते हो? ऑक्सीजन करते हो। उसके बाद ये फायरनेक्स है, लायरनेक्स है। लायरनेक्स यानी कि जो आपका वॉइस बॉक्स है आपकी बॉडी का, दैट इज। एंड उससे बाद आता है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया में एक इंपॉर्टेंट फीचर है विच इज द रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज, और ये ट्रैकिया की जो शेप है ताकि वो कोलैप्स ना हो उसकी शेप मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है या वो रिंग्स दिख रही होंगी इसमें, ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को सही स्ट्रक्चर में रखने में हेल्प करती है। क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी ब्रोंकाई में डिवाइड होती है, 2 ब्रोंकाई क्योंकि 2 लंग्स है। फिर वो ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, और अब यहाँ पे ये ब्रोंकियोल्स आप देख सकते हो, ये एक ब्रोंकियोल का कोई एग्जांपल दिया जूम इन करके।
ठीक है। इन ब्रोंक्यूल्स के एंड में एल्वियोली होती है और ये एल्वियोली का क्या काम होता है, जैसे हमने देखा ना गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट में, वैसे ह्यूमन बॉडी में एल्वियोली ही रिस्पॉन्सिबल होती है गैसियस एक्सचेंज के लिए। यानी कि देखो जो आपके ब्लड में से डीऑक्सीजनेटेड जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, वो एल्वियोली के थ्रू जाती है ब्रोंकियोल्स फिर ब्रोंकाई ट्रैकिया, फिर आप उसे एक्सहेल कर देते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। जो ऑक्सीजन गैस आप इनहेल करते हो वो आपके ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स फिर एल्वियोली के थ्रू आपके ब्लड में जाती है, ठीक है। तो जितना भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एल्वियोली। ये बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, जितनी थिन होगी उतना ही आसान होगा गैसेस एक्सचेंज होना, ठीक है। ये एल्वियोलर सैक है यहाँ पे दिया हुआ है और इसी को जूम इन करके आपको दिखा दिया गया है। और यहाँ पे लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है एंड आप देख सकते हैं रिब्स होती हैं जो आपके लंग्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अब बात करते हैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम, यानी कि इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और इसको समझना भी फ्रेंड्स को मुश्किल लगता है, यानी कि जो आपकी ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, या वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इसीलिए मैं आपके लिए इजी डायग्राम लाऊं। ये भी एनसीईआरटी में से ही है, इसे हम पहले समझते हैं। मैं ब्राइटनेस रिड्यूस कर देता हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। देखो, हाँ, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो आपका बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ठीक है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेना कावा को, आई होप आपको लेबलिंग दिख रही होगी, ये वेना कावा है। यहाँ से अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आता है, देखो लेबलिंग आपको याद करनी है। सबसे पहले ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, उसके नीचे राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। सो राइट एट्रियम में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसके बाद ये आपका राइट क्या है, राइट वेंट्रिकल है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया। उसके बाद ये से गया आपके जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें से गया ये लंग्स के पास, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है लंग्स के पास पहुंच गया है। अब वहां पे हम जाते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एल्वियोली के थ्रू वहां पे एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है और ब्लड आपका वापस ऑक्सीजनेटेड बन जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है। अब जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग्स में आता है, लंग्स से आता है किस में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से वो किस में जाते हैं, नीचे आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। वापस डिस्कस करें एक बार, देखो वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किसमें आया आपका, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक गया, लंग्स पे फिर उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया। फिर जो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस हार्ट में आया, किसमें आया आपके लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में गया, फिर बॉडी में जहां जहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है वहां पे उसको दिया, फिर ब्लड वापस डीऑक्सीजनेटेड बन गया, ठीक है। फिर वीन्स के थ्रू, वीन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जाती है और जो आपकी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करती है थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक है। फिर वही आर्टरी वेना कावा के थ्रू वापस वही सिस्टम आपको समझ आई होप आ गया होगा, ठीक है। ये डायग्राम इसी की तरह बिल्कुल सेम है, बस ये आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में इजी डायग्राम से समझाया है, इसको अब हम समझते हैं, बिल्कुल सेम है। देखो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके वेना कावा, ये वेना कावा है, इसके थ्रू किस में आया, आपके राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से किस में गया, आपके राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से आपकी जो पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके थ्रू लंग्स तक गया, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, फिर वो आपकी पल्मोनरी वीन के थ्रू आया किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर ऑर्टा के थ्रू आके पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है और फिर वापस वो डीऑक्सीजनेटेड बन जाता है। फिर वही कंटिन्यू आपकी जो साइकिल है वो रिपीट होती है। मैंने यहाँ पे आपको 2 बार समझाया, ये डायग्राम जस्ट सेम है, थोड़ा फ्रेंड्स को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आई होप आपको उससे समझ आ गया होगा, ठीक है। एंड इसकी जो नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप आराम से डायग्राम को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स का डायग्राम है, इसे भी समझते हैं और ये बोर्ड एग्जाम्स में भी आया था, मेरे बोर्ड एग्जाम्स में, तो इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सो देखो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 किडनीज है, बीन शेप्ड होती है, ये आपकी लेफ्ट किडनी है या आपकी राइट किडनी है। लेबलिंग आप एक ही साइड की करना, जैसे यहाँ पे लेफ्ट की पूरी लेबलिंग की हुई है, लेफ्ट किडनी है, ये लेफ्ट रीनल वेन है जिसको कनेक्ट करती है, ये ओर्टा है, ये आपका वेना कावा है इसके पीछे, और फिर यहाँ पे आपको जो ट्यूब दिख रही है इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द यूरेटर। ये आपका लेफ्ट यूरेटर है जो लेफ्ट किडनी से निकल रहा है, ये राइट किडनी से आपका राइट यूरेटर निकल रहा है। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें आपका यूरिन जो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो स्टोर होता है, ठीक है। और जब यहाँ पे फुल हो जाता है तो फिर ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू दी यूरेथ्रा। तो ये पूरा आपको जो प्रोसेस है समझना है, आई होप समझ आ गया होगा, सिंपल है।
एंड अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन कहाँ होते हैं? नेफ्रॉन आपकी जो किडनी है ना, इसके अंदर नेफ्रॉन्स यानी फिल्टरिंग यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिसमें जो आपका देखो यूजफुल सब्सटेंस है उसमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को सेपरेट आउट करना, ये काम कौन करते हैं? नेफ्रॉन करते हैं। और नेफ्रॉन का यहाँ पे डायग्राम आपको याद होना चाहिए। सो बेसिकली नेफ्रॉन का क्या फंक्शन होता है? अगर ये क्वेश्चन में आए कि नेफ्रॉन की फंक्शनिंग के साथ साथ डायग्राम भी बनाओ, तो फंक्शनिंग में बेसिकली यहाँ पर जो यूरिन फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो जो यूरिन है हमने देखा, उससे पहले देखो जो डायग्राम था, ये यूरिन आपका लेफ्ट यूरेटर के थ्रू, ये यूरेटर में आया कैसे, वो यूरिन बना कैसे, वो किडनी के अंदर बना। किडनी के अंदर क्या पे ये नेफ्रॉन्स है, मिलियंस, लगभग 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में। तो उनका डायग्राम आपको पता होना चाहिए, उसमें होता क्या क्या फंक्शनिंग रहती है पूरी। तो ये समझते हैं एक नेफ्रॉन का डायग्राम है। देखो सबसे पहले जो आपका ब्लड है, ब्लड में क्या है? वेस्ट भी है, यूजफुल सब्सटेंस भी है, सेपरेट आउट करना है, ठीक है। तो वो आपका ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, जो रीनल आर्टरी उसके थ्रू एंटर होता है। उसके बाद ये आपका है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है? बेसिकली बंच ऑफ कैपिलरीज आप कह सकते हो। और ये किसके अंदर होता है? ये बोमेन कैप्सूल यानी कि कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर इंक्लोज्ड होता है आपके ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये आपका एंटर हुआ इसमें। उसके बाद ये आपका क्या है? ये पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। देखो ये अगर आप देखो, इस पार्ट का एक नाम है विच इज हेनले लूप। आप मेंशन करना चाहो, लेबल करना आप कर सकते हो, वरना जोइनिया 10th लेवल पे नहीं आता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिस इज दी हेनले लूप, ठीक है। और ये पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। उसके बाद देखो पूरा इसमें से पास होता है, जो भी सेपरेशन आउट होना होता है यूरिन का और यूजफुल सब्सटेंस का, वो होता है इन ट्यूबुल्स में। उसके बाद ये जाता है फाइनल स्टेप विच इज द कलेक्टिंग डक्ट, ये आपको बना देना साइड में। उसके बाद यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी हो जाता है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कैपिलरीज हैं एंड ये आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, जिसमें से आपका ब्लड और जो यूरिन है वो सेपरेट आउट होता है, ठीक है। ये आपको करना है लेबलिंग, बस इतनी लेबलिंग आपको याद करनी, ज्यादा इसकी इन डेप्थ लेबलिंग आपको नहीं करनी, वो आगे फर्दर क्लासेस में आप पढ़ते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला डायग्राम। सो हमारा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर खत्म हो चुका है, उसके डायग्राम्स हमने कर लिए हैं। अब बारी आती है किसकी? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की डायग्राम्स। बहुत सिंपल डायग्राम्स हैं, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ये है आपका न्यूरॉन का डायग्राम। इस न्यूरॉन का डायग्राम में सबसे पहले आप देखोगे ये है आपका न्यूक्लियस। ये आपका क्या? डेंड्राइट स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको देख सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज बेसिकली दी डेंड्राइट। बहुत आसान होता है न्यूरॉन को बनाना। एंड उसके बाद आपको ये निकाल देना, दिस इज दी एक्सॉन। देखो इसके अंदर ये एक्सॉन है, एक्सॉन टर्मिनल भी से हम कहते हैं। एंड फिर ये है आपका नर्व एंडिंग, और ये नर्व एंडिंग किससे कनेक्ट होती है? दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होती है। न्यूरॉन की बेसिकली एक चेन होती है, ये डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है। और दो न्यूरॉन के बीच में एक स्पेस होती है, वो भी आप लेबल कर सकते हो। बीच में जो स्पेस होता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं, ये भी आप लेबल कर सकते हो, ठीक है। बस ये आपकी पूरी सेल बॉडी है। सेल बॉडी देखो ये है पूरा, ये सेल बॉडी नहीं है, बस सेल बॉडी ये है, न्यूक्लियस और डेंड्राइट जिसमें आता है, ठीक है। ये आपका एक्सॉन है, दिस इज दी नर्व एंडिंग। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये डायग्राम मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स स्किप कर देते हैं, और मैंने भी अपनी क्लास 10 में एक बार स्किप कर दिया था। मैं जो आई गेस जो मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स में उसमें ये आया था। एंड ये न्यूरोमस्कुलर का डायग्राम है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका क्या है? देखो ये आपका मसल फाइबर है। देखो मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ, ये जो है ये आपका मसल फाइबर है। देखो ये जो आपको दिख रहा है ये मसल फाइबर है, आपको जो सिलेंडर शेप दिख रहा है। और ये क्या है? दिस इज द न्यूरॉन, जो इस तरह से जाके एक टाइप से कनेक्ट हो चुका है, इसलिए हम इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूरॉन और मसल फाइबर कनेक्ट होने का जंक्शन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ये आपको डायग्राम बनाने कैसे सिलेंडर से बनाते हैं, जिसको आपको लेबल करना है मसल से। और ये आपको ऊपर से एक्सॉन, और ये इसकी नर्व एंडिंग अगर आपको दिख रही हो, देखो ये नर्व एंडिंग है जो मसल फाइबर से जाके एक टाइप से अटैच हो चुकी है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। अब आप कहोगे ऐसा काम क्या होता है? फंक्शन बहुत बेसिक है, आप जानते हो न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? आपकी इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करना। अब जैसे मैंने किसी गर्म पतीले को हाथ लगाया, तो जो सिग्नल है वो न्यूरॉन्स के थ्रू मसल तक गया, और मेरी जो हाथ की मसल्स है उन तक गया, फिर मैंने अपना हाथ हटाया। तो मसल और न्यूरॉन का कनेक्शन होना जरूरी है, मानते हो इस बात को? तो ये डायग्राम आपको समझ लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम है रिफ्लेक्स आर्क का, इसे समझते बहुत आसान है। यहाँ पे गर्म पतीला सबसे मतलब बेसिक एग्जांपल एनसीईआरटी का वही है, तो उसी को यूज करना। ये कोई भी आप गर्म सब्सटेंस जिस पे आप हाथ लगाते हाथ हटा लेते हो, वो आपको बना दे। यहाँ पे ये है, आपने हाथ लगाया, अब यहाँ पे ये गए हाथ में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स का इन्होंने क्या सेंस किया? हीट सेंस की, कि गर्म है सब्सटेंस बहुत ज्यादा, मैं हाथ हटा लेना चाहिए वरना स्किन जल जाएगी। तो फिर अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये सबसे पहले आपके किसके थ्रू गई? सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। कहां तक गई? आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक गई। अब आप पूछोगे कि ब्रेन तक क्यों नहीं गई? भाई ब्रेन ही तो सारे डिसीजन लेता है, लेकिन आप जानते हो जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन के डिसीजन है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड लेती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड रिलेटिवली ब्रेन
ब्रेन से जल्दी डिसीजन ले लेती है, इसलिए फास्टर डिसीजन हमें चाहिए क्योंकि हम जल्दी हाथ हटा लेते हैं। तो इसका रीजन यही है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन ले रही है। तो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाता है स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे आता है और फिर आपके रिले न्यूरॉन आती है। ये रिले न्यूरॉन क्या होती है? ये आपकी सेंसरी न्यूरॉन और आपकी जो मोटर न्यूरॉन है उसके बीच में एक जंक्शन आप कह सकते हो विच इज द रिले न्यूरॉन। ठीक है, फिर जो आपकी मोटर न्यूरॉन है उसके थ्रू सिग्नल जाता है कहां तक? आपकी हैंड की मसल्स तक, जो आपकी मसल्स हैं इन दी आर्म जिन्हें हम इफेक्टर भी कहते हैं, जो इफेक्ट करने वाली है, हाथ हटाने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है आप जानते हो, जहाँ पे न्यूरॉन और मसल का कनेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे, जिसका डायग्राम अभी हमने जस्ट देखा। ये डायग्राम था हमारा किसका? रिफ्लेक्स आर्क का, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखने वाले हैं ब्रेन का डायग्राम। तो ब्रेन का डायग्राम भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत बार करनी पड़ेगी। ठीक है, विद लेबलिंग इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ब्रेन का सबसे पहला पार्ट है, 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये पूरा क्या है? ये आपको पूरा पार्ट दिख रहा होगा, दिस इज दी फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में देखो आप सबसे पहले प्रोटेक्शन की बात करें, ब्रेन की प्रोटेक्ट, क्योंकि ब्रेन एक बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको डैमेज ना हो उसके लिए हम कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स डिस्कस करते हैं। तो जो प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्कल दिखेगा जो हड्डी है। अब उसके अंदर क्या है? मेनिंजेस प्रेजेंट होती है। मेनिंजेस बेसिकली लेयर्स है, प्रोटेक्टिव लेयर्स है। और इन मेनिंजेस के बीच में देखो आपको जो लाइंस दिख रही है ना, इतनी सारी मेनिंजेस हैं, इनके बीच में सीएसएफ यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और इसका क्या काम होता है? ये बेसिकली कुशन प्रोवाइड करता है जिससे जो भी शॉक वेव्स है, जैसे कहीं भी सर लग जाता है तो जो शॉक वेव्स आते हैं वो ब्रेन तक ना पहुंचे, तो इसलिए उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और प्रोटेक्ट करता है, कुशन प्रोवाइड करता है ब्रेन को, जो आपका सीएसएफ है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये फोर ब्रेन है, इसके नीचे ये क्या है? आपका मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के नीचे ये आपका हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। ठीक है, सेरेब्रम और सेरेबेलम में फर्क है। ये पूरा आपका सेरेब्रम है, फोर ब्रेन का पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का सेरेब्रम। ठीक है, और ये है सेरेबेलम, हाइंड ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है, आप देख सकते हो छोटा सा है तो सेरेबेलम। ठीक है, ये मेडुला है, मेडुला के ऊपर ये पोन्स है। ठीक है, अब ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? ये भी आपके फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन में आपका सेरेब्रम आता है और आपका हाइपोथैलेमस आता है और थैलेमस आता है, 3 पार्ट्स हैं ये आपके फोर ब्रेन के। ठीक है, तो ये आपको पूरा याद रखना है। ये आपके फिर स्पाइनल कॉर्ड है जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो ये डायग्राम था, आई होप आपको समझ आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम किसका? दिस इज द बेसिकली डायग्राम ऑफ ऑल द ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये आपके इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इनकी लोकेशन आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये मेरे भी एमसीक्यूज में आया था। आपको ऐसे ये डायग्राम दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ए लिख देंगे। अब पूछेंगे इस ए पॉइंट पर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे। तो आपको पूरी लोकेशन याद होनी चाहिए। इसकी एक बेसिक लोकेशन हम याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊपर क्या आपका हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आता है तो इन तीनों में से ही एक आंसर होगा। इतनी प्रिसाइज लोकेशन नहीं, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके नीचे आता है यहाँ पर थायराइड ग्लैंड, उसके नीचे पैराथायराइड ग्लैंड और उसके नीचे थाइमस प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद हो गया। आगे यहाँ पे आपका पेंक्रियास प्रेजेंट होता है किडनी के पास, और किडनी के ऊपर अगर आप देखोगे तो एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगला ये आपका टेस्टिस है। ठीक है, ये मेल बॉडी का डायग्राम है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये सारे आपके ग्लैंड्स हैं, इनकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है और क्वेश्चन आएगा तो आपको उसी टाइम मार्क कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला डायग्राम है बाइनरी फिशन इन एमोइबा। तो अब हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है? हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है, एमोइबा में कैसे बाइनरी फिशन होता है। तो ये एमोइबा है, फिर ये थोड़ा इलोंगेट हो रहा है, फिर आप देखोगे धीरे धीरे इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो रही है, तो फिर ये फाइनली ब्रेक होती है और 2 में ये डिवाइड हो जाते हैं, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है आपका एमोइबा। तो सिंपल सा डायग्राम है, आपको ड्रॉ करना है, याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला डायग्राम है रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैसे होता है? ये आपकी इसके बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और उसके बाद हर एक जो इसका बॉडी पार्ट है, जो फ्रेगमेंट है, वो रीजनरेट होते हैं। सर नाम रीजनरेशन क्यों है? क्योंकि हर एक फ्रेगमेंट ऑफ दैट प्लेनेरिया, ऑफ द बॉडी का हर एक फ्रेगमेंट वो वापस रीजनरेट हो जाता है। जैसे ये इसका सर है, ये रीजनरेट हो गया पूरे एक नए प्लेनेरिया में। ठीक है, जिसकी मिडल बॉडी था ये भी पूरे एक नए प्लेनेरिया में रीजनरेट हो गया। तो ऐसे भी आपको ये डायग्राम याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला डायग्राम है बर्डिंग इन हाइड्रा। तो ये आपका हाइड्रा है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके नीचे धीरे धीरे एक बर्ड जिसे हम कहते हैं वो डेवलप होता है। देखो अभी पूरे बर्ड डेवलप हो गए और जब इसका साइज मतलब जो साइज रीच हो जाता है उसके बाद ये इसकी बॉडी से डिटैच हो जाता है और एक नया हाइड्रा यहाँ पे बनता है। तो ऐसे हाइड्रा का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये इसकी टेंटिकल्स है। ये आपको बस बेसिक 2 ही लेबलिंग है, आपको याद रखनी है। ठीक है,
अगला है स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोफस। ये राइजोफस का जो आपको दिख रहा होगा ऑर्गेनिज्म, और इसमें क्या होता है, इसके ऊपर ऐसे स्पोर्स होते हैं, और ये स्पोर्स क्या, जब ये स्पोर्स हवा में उड़ते हैं और फिर कहीं भी जाके अगर ये मिट्टी में गिरे, उनको जो सुटेबल कंडीशंस हैं वो अगर मिल जाए, यानी कि सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, सब कुछ मिल जाए, तो फिर एक नए जो आपका राइजोफस है उसमें डेवलप हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं। तो ऐसे आपको इसको याद रखना है कि जो स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे मेन रोल प्ले करते हैं राइजोफस में, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अगला डायग्राम देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। सो अब हम देखने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स देख लेते हैं। तो उसको हम कहते हैं स्टेमन। अब स्टेमन के अंदर दो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, विच इज द एंथर एंड फिलामेंट। अब देखो इसका डायग्राम आप देख सकते हो, ऊपर एंथर है, देखो बेसिकली देखो ये ऐसा है, ये एक तरह से ऐसा है, दिस इज द एंथर, और ये जो नीचे आपको ट्यूब दिख रही है, ये जो ट्यूब है दिस इज दी फिलामेंट, ठीक है। यही आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज दी एंथर, और ये जो ट्यूब है दिस इज दी फिलामेंट। इनको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, दोनों को स्टेमन। ये बेसिकली सारे मेल रिप्रोडक्टिव दो ही पार्ट्स हैं, ठीक है। अब अगला पिस्टिल। अब पिस्टिल क्या है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब इसमें तीन पार्ट्स आते हैं, सबसे पहले स्टिग्मा ऊपर वाला, फिर जो ट्यूब है दैट इज दी स्टाइल, जैसे उसमें फिलामेंट थी, और फिर आता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच इज दी ओवेरी, ठीक है। इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है बेसिकली, अगर हम समझे तो। अब इसको हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो एंथर है, एंथर के अंदर क्या होते हैं बेसिकली, देखो अगर ये आपका देखो एंथर है, इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स, ये जो डॉट 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 है ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन्स जब जाते हैं किस पर, लैंड होते हैं स्टिग्मा पर, फिर स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स में से एक ट्यूब निकलती है जो स्टाइल के थ्रू ग्रो होती है। अब बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होंगे, एक पॉलन ग्रेन तो होगा नहीं, तो जोन सा पॉलन ग्रेन की जो ट्यूब है वो जल्दी स्टाइल के थ्रू जाकर ओवरी तक पहुंच जाए, वो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी पार्ट को समझते हैं, देखो ये है आपका ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर आपके फीमेल गैमेट सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब आपके पॉलन ग्रेन की जो ट्यूब है वो फीमेल गैमेट सेल्स तक पहुंचेगी तो फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। अब इसमें दो और पार्ट्स हैं, विच इज दी पेटल एंड सेपल, इनकी भी लोकेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अगला डायग्राम देखते हैं विच इज दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, और फिर हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अब इसमें देखो सबसे पहले अगर डायग्राम को समझें, मेन पार्ट है यहाँ पे स्क्रोटम। देखो स्क्रोटम से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्क्रोटम क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, और टेस्टिस में क्या होता है, आपका स्पर्म फॉर्मेशन होता है, याद रखना इसको, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखो टेस्टिस में से एक ट्यूब निकल रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज दी वास डेफरेंस। नाम कहाँ पे लिखा है, ये रही इसकी लेबलिंग, ठीक है, वास डेफरेंस ये जाती है। अब अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, जिसको बहुत सारे फ्रेंड्स स्किप कर देते हैं, ध्यान रखना, प्रोस्टेट ग्लैंड और आपका सेमिनल वेसल, ये रहा, इन दोनों के फंक्शन ना फ्रेंड्स को पता नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखो जो स्पर्म्स आए हैं वास डिफरेंस के थ्रू, उनका अब वो एक फ्लूइड बनेगा ना, आपको पता होगा, तो फ्लूइड रिलीज होगा। फ्लूइड वो बनता कैसे है, तो फ्लूइड बनता है जब प्रोस्टेट ग्लैंड्स और सेमिनल वेसाइल से सिक्रीशंस आते हैं, जैसे कि फ्रुक्टोज हो गया, ये सिक्रीशन जब मिलते हैं तब एक फ्लूइड बनता है जिसे हम सेमेन कहते हैं, ठीक है। फिर वो आपका यूरेथ्रा के थ्रू एक्सपेल आउट होता है, ठीक है। यूरेथ्रा के थ्रू आपका यूरिन भी एक्सपेल आउट होता है और सीमेन भी एक्सपेल आउट होता है, दोनों चीजें, ठीक है। अगर आपको याद क्या रखना है, बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइल, इनका फंक्शन पूछ लिया जाता है, और पूरा डायग्राम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको यूरिनरी ब्लैडर, जिसके थ्रू आपका जो यूरिन है वो आता है, वो हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बात और, अगर आपको कोई भी डायग्राम इन डिटेल समझना है तो हमने हर एक चैप्टर के वन शॉट वीडियोस भी बनाए हुए हैं, डिटेल लेक्चर भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले बात करते हैं ओवरिया। ओवरी क्या है, यहाँ पे आगे फीमेल एग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। अब फीमेल एग सेल्स जाते हैं फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, कहां पर, यूटेरस तक, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव जो सेल है विच इज दी स्पर्म, अगर स्पर्म और आपका जो एग है उसका फ्यूजन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा, तो आगे का प्रोसेस होगा। लेकिन अगर मान लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फ्यूजन नहीं हुआ, तो जो आपका एग है वो यहाँ पे यूटेरस में एक ब्लड लाइनिंग, या आपको ब्लड लाइनिंग दिख रही होगी, ये ब्लड लाइनिंग डेवलप हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये जो ब्लड लाइनिंग
लाइनिंग है ये शेड आउट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर वो पूरा आगे का लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली छोटा प्रोसेस है, आपको याद रखना है। वेजाइना के थ्रू जो आपके स्पर्म्स हैं वो एंटर होते हैं और आपका जो ओवरी से जो एग्स है उनका फ्यूजन होता है कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में दोनों का फ्यूजन होता है, एग का और स्पर्म का, और फिर वो जाके इंप्लांट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंप्लांटेशन कहते हैं, जिसके थ्रू जो आपका फ्यूज्ड एग है वो आपकी यूटेरस की लाइन पे जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, ब्लड लाइनिंग जिसे हम कहते हैं, और फिर वो 9 मंथ्स तक वहां पे रहता है। ठीक है, अब फ्रेंड, और उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो ये आपको कुछ टर्म्स याद रखने हैं। दिस इज द वेजाइना, दिस इज द कर्विक्स, दिस इज यूटेरस, ओवरी एंड दिस इज द फैलोपियन ट्यूब। आगे बढ़े, लास्ट डायग्राम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से एक डायग्राम आपको याद करके जाना है। अब इसमें देखो, सबसे पहले आपके दो पेरेंट है, टॉल प्लांट है और शॉर्ट प्लांट है। टॉल को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी, शॉर्ट को हम लिखते हैं स्मॉल टी। अब इनका जब फ्यूजन होगा तो यहाँ पे जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो सारे टॉल ऑफस्प्रिंग होंगे, क्योंकि आप देखो ना, टी, उसके बाद फिर ये टी, फिर ये और फिर ये, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, सो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे जो आपके ऑफस्प्रिंग होंगे वो सारे कैपिटल टी स्मॉल टी होंगे। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात करिए, कैपिटल टी स्मॉल टी में उसका साइज, अब आप पूछोगे कि शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा, यानी कि जो आपका ऑफस्प्रिंग है वो टॉल होगा या शॉर्ट होगा। फ्रेंड्स, हम जानते हैं यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो क्या है, वो डोमिनेंट ट्रेट है, और डोमिनेंट ट्रेट ही हमेशा अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। तो इससे यहाँ पे सारे ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, सारे ऑफस्प्रिंग टॉल होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम F1 जनरेशन का क्रॉस करवाते हैं, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से, F1 into F1 का क्रॉस करेंगे। अब इसमें देखो आपके ऑफस्प्रिंग क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक लास्ट ऑफस्प्रिंग है स्मॉल टी, यानी कि देखो पहला का जो ऑफस्प्रिंग है वो भी टॉल है, अगला भी टॉल ही होगा क्योंकि यहाँ पे ये डोमिनेंट ट्रेट है, अगला भी टॉल है। जो आपका फोर्थ ऑफस्प्रिंग है उसमें दोनों शॉर्ट है, यानी कि ये आपका शॉर्ट प्लांट होने वाला है। तो यानी कि इसका रेशियो क्या होगा, 3:1 होगा, जीनोटाइपिक रेशियो। और इसमें आपका देखो 3 टॉल है, एक शॉर्ट प्लांट है। F1 जनरेशन का जब हमने क्रॉस किया। ओके, सो फ्रेंड्स, ये आपका लास्ट डायग्राम था, एंड फ्रॉम दिस डायग्राम हमने अपने क्लास 10 बायोलॉजी के सारे डायग्राम फिनिश कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इसके नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।